बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री RSS के मौजू पर अपलोड कर दी है। पिछले 100 वर्षों में RSS मुसलमानों के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस रहे, मुसलमानों को टारगेट किया गया और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर कातलाना हमले की प्लानिंग भी RSS ने ही की। इस डॉक्यूमेंट्री को जाकर जरूर चेक कीजिएगा। ये एक प्रॉक्सी है नरेंद्र मोदी की सरकार की और बीजेपी किस तरह से इसे इस्तेमाल करता है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मिलेगी। व्यूअर्स, आपको ये खबर दें कि ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, मगर इस हमले को लीड कौन कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मेयार अब दुनिया के सामने आ गया। जब आपकी हुकूमत नहीं थी तो आपने क्या कहा? आप ये कहते रहे कि बाइडेन सरकार को ईरान के साथ बात करने का तरीका नहीं आता और निगोशिएशंस करने के लिए ये बंदा फिट नहीं है। लेकिन जब आपको हुकूमत मिली तो आपने बाइडेन से बढ़कर एक जंग को लीड करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले एक ऐलान किया है और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं और हमारा सब्र बहुत कम रह गया। जो टेबल पर डील पड़ी है इसे कबूल करें, हथियार डालें और आकर हमारे साथ बात करें और अपने जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसकी एक कीमत अदा करना पड़ेगी। और ये धमकी किन अल्फाज में दी गई? डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा करता हूं। उन्हें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां पर छुपे हुए हैं। अमेरिका, इसराइल और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो इनके इत्तेहादी हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर हमने रजीम चेंज की या फिर रजीम चेंज अगर नहीं होती, क़यादत को मार दो, क़यादत को शहीद कर दो, कत्ल कर दो और इसके बाद लोगों में ये ख्याल उभरेगा कि जो अगली नस्ल है या फिर जिनके पास इक़्तिदार जाएगा, अमेरिका नवाज एक हुकूमत बनाकर हम ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही तरीका जो उन्होंने इराक में इस्तेमाल किया, शाम में इस्तेमाल किया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो इनकी स्ट्रेटजी है, इसे ये एक हिकमत अमली के तौर पर अपना रहे हैं और इनका ईरान के हवाले से भी यही ख्याल है। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गए कि इनका मुकाबला इस वक्त ईरान के साथ है और जिस सुप्रीम लीडर को ये कत्ल करने की, शहीद करने की बात कर रहे हैं, इनके साथ ईरानी अवाम का एक रूहानी ताल्लुक है जिसे आप तोड़ नहीं सकते और किसी रजीम चेंज की शक्ल में इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी भी शक्ल या सूरत में ईरान से अमन मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया, लेकिन ईरान को वो मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए जो इस वक्त मेज़ पर मौजूद है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मेयार क्या है? व्यूअर्स, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, बल्कि सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का 2019 का एक पुराना ट्वीट वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि हमने मशरिक़ वुस्ता में जंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, हमारी फौज, हमारे बहुत सारे फौजी मारे गए और लाखों लोग हलाक हो गए। मशरिक़ वुस्ता में जाना अमेरिका की सबसे बदतरीन गलती थी और बदतरीन फैसला था। और उसने फिर अमेरिका के मुख्तलिफ अदवार का जिक्र भी किया। सुने कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस क्लिप के अंदर अमेरिकी सरकार को किस तरह से मुखातिब करता है और तनकीद का निशाना बनाता है। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen, would be an outrage. So this is Donald Trump for the world. माजी में आपके बयानात और आज आप जो कुछ कर रहे हैं, आपका दोहरा म्यार दुनिया के सामने खुलकर आ गया। अगर एटम बम कोई मुसलमान मुल्क बनाता है तो आप फंडामेंटलिस्ट का ताना देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी सालमियत खतरे में पड़ गई। मगर इसराइल ये मौलिक हथियार जो आपने बनाए मुसलमानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं और फ़लस्तीन के ऊपर हज़ारों टन बारूद जो है आपने इस्तेमाल किया। उस वक्त अमेरिका को याद नहीं था, बच्चे भूख से मर रहे हैं और हर रोज़ लाइन में लगे हुए बच्चों को बम्बों से निशाना बनाया जाता है, लेकिन अमेरिका की गैरत नहीं जागती। लेकिन अगर कोई अपने दिफा के लिए और आपके शर से बचने के लिए एटम बम बनाएगा, आपको खबरदार करेगा, तो आप इसे अपनी सालमियत का मसला बनाकर उस पर हमला करने की बात करते हैं। व्यूअर्स, CNN ने यह भी रिपोर्ट किया कि इम्कान है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमलों के दौरान इसराइली जंगी तैयारों को ईंधन फराहम करने का हुक्म दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि शाम की स्पेस के अंदर कुछ ऐसे विजुअल सामने आए
جس میں ایئر ٹو ایئر جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ دی جا رہی ہے، ریفیولنگ کی جا رہی ہے ایسے ہتھیاروں کے ذریعے۔ مقصد کیا ہے کہ ان حملوں کو تیز کیا جائے اور ممکنہ نتائج وقت سے پہلے حاصل کیے جا سکے۔ اسی لیے لاجسٹک سپورٹ کے لیے امریکہ اگر ہاں کرتا ہے تو یہ پورا جو وار سینیریو اسے تبدیل کر دے گا۔ نیتن یاہو کی طرف سے آپ کو ایک خاص قسم کا پریشر صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور نیتن یاہو متعدد کالز کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ ہم مل کر اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں۔ اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عسکری جو راستہ ہے یہی واحد راستہ ہے جسے ہم اپنا کر اپنے ممکنہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سفارتی محاذ کے اوپر جو کوششیں کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں۔ اب ویورز، نیتن یاہو نے مسلسل کالز کر کے ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور یہ پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر صرف نیتن یاہو کا جنگ کو جوائن کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ایک اور پریشر، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک بغاوت نظر آ رہی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور متعدد ان کی اپنی جماعت کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اراکین ہیں انہوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کی کانگریس سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ امریکہ کے اندر جو اس وقت لوگ خیال کر رہے ہیں اس حوالے سے ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ جو ہماری نہیں ہے، جو امریکہ کی جنگ نہیں ہے، ہم اس کے اندر پارٹنر کیسے بن سکتے ہیں، اور ماضی کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ریڈ لائنز کو کراس کیا، اور اگر آپ کسی ملک کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم تمہارے لیڈر کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو وہاں کی عوام کے کیا جذبات ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی ذرائع کا جو دعویٰ تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کا خاندان اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے آغاز سے ہی ایک زیر زمین بنکر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، یہ خبر رپورٹ ہوئی۔ لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ اب ہمیں ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول ہے، اور ایران کے پاس اچھے فضائی ٹریکرز اور دفاعی نظام موجود ہے، لیکن وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے ایک اور بیان کچھ ہی دیر کے بعد ٹروتھ سوشل کے اوپر جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ ایک آسان ہدف ہے لیکن فی الحال محفوظ ہیں۔ ہم ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے نہیں جا رہے، کم از کم اس وقت ہمارا ایسا ارادہ نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ شہریوں یا امریکی فوجیوں پر میزائل گریں، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ دیکھیں، ایران نے امریکہ کے اوپر حملہ تو نہیں کیا، امریکہ کو دھمکی بھی نہیں دی، یہ ضرور کہا کہ آپ ہماری سالمیت کا خیال کریں، اور ہمارے خلاف جو اسرائیل نے جارحیت اس وقت شروع کی ہوئی ہے اس میں آپ حصہ مت بنیں۔ اگر آپ کے اوپر حملہ کیا جائے اور آپ کا دشمن ان کے دوست مل کر یہ حملہ کریں تو کیا اس ملک کا یہ استحقاق نہیں ہے؟ یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ آپ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں؟ تو آپ کے اوپر، امریکہ کے اوپر ایران نے حملہ نہیں کیا، صرف آپ کو ایک وارننگ جاری کی کہ آپ باز آ جائیں اور ایک راستہ نکالیں اور میز پر بیٹھ کر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ جوہری پروگرام کو ختم کر دیا جائے، اور یہ ان کی کوشش ہے جس کے اوپر ایران نے اپنا موقع بڑا واضح کر دیا۔ اور اس ایسے موقع پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایک بیان سامنے آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن دباؤ ڈالے گا تو کوئی صلح نہیں ہوگی، ایک اور عاشورہ واقعہ ہوگا۔ جس قوم کو وراثت میں شہادت ملتی ہے اور جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، اور جس قوم کی ٹریننگ ایسی ہو شہادت والی، آپ اسے کس طرح سے ڈرائیں گے؟ آیت اللہ خامنائی نے اپنے اس پیغام کے اندر یہ بھی کہا، اور یہ پیغام 25 مسلم ممالک کے لیے ہے، کہ آپ کو اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ ہم بھول بیٹھے ہیں قرآن کی تعلیمات کو، ہم قرآن سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ آج آپ کے اپنے برادر مسلم ممالک جو ہیں وہ ایران کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے، اور ان کا راستہ روکنے کے لیے ایسی طاقتوں کا میدان میں نہیں آ رہے، بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ زمین کے آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ میں کرنی ہے، اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے امریکہ ناراض ہو جائے۔ تو سارا کھیل انویسٹمنٹ کا ہے۔ آپ کا پورا مسلم دنیا کا جتنا بھی آپ کا یہ جو بادشاہوں کا خاندان ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ریاستوں کو، اپنی حکومتوں کو اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے امریکہ بہادر کے آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن آج ایران کے اوپر حملہ ہوا، کل آپ کے اوپر حملہ ہوگا، اور یہ ویسٹ کی ایک چال ہے
जिसे मुस्लिम दुनिया समझ नहीं रही। आयतुल्लाह खामनाई का ये पैगाम है कि तमाम मुस्लिम उम्मा से अपील करता हूँ कि वो तमाम लोग जो हैं, तमाम मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो जाए और दुश्मन की इस चाल को समझें। अब इसमें आपको ये खबर भी दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अपनी ही पार्टी की तरफ से मज़ामत का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि अमेरिका का आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं कि ये कांग्रेस का इख्तियार है कि जंग का फैसला करे, सदर का नहीं। ट्रंप को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी फौजी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रुकन अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी थॉमस मैसी ने इसराइल ईरान जंग में अमरीकी मुदाखलत पर पाबंदी के लिए करारदाद लेकर आए हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जंग में उतरने के लिए कांग्रेस से मंजूरी आपकी ज़रूरी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस करारदाद पर सबसे ज़्यादा दस्तखत जो है रिपब्लिकन रहनुमा कर रहे हैं, जो कि ट्रंप की पार्टी के हैं, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी के अंदर भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कोशिश करके देख लें, लेकिन इन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी। और पूरी दुनिया, ख़ासतौर पर इनके अपने लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी हुकूमत का आगाज़ किया, जो इनके फर्स्ट 90 डेज थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नारा लगाया कि वो दुनिया में जंगों को ख़त्म करेगा और नोबेल इनाम के लिए कोशिशें उससे तेज़ कर दी। लेकिन एक नई जंग का आगाज़, और आप ये कहें कि हमारी फ़ौजी और हमारे शहरी ख़तरे में हैं और इसे बुनियाद बनाकर आप जंग को मुसल्लत कर दें, ये जजमेंट जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की थी बिल्कुल गलत साबित होगी। तारीख आपको गवाही देगी कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप फैसला करने जा रहा है, और अगर उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप भी तारीख के कूड़ेदान में जाएगा और इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अमरीकी अवाम और अमरीकी जो सेनेटर्स हैं, अरकान हैं, इनकी अपनी जमात के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपको बोलते हुए नजर आएंगे। अब इसमें आपको ये खबर दूं कि ईरान ने एक नया हमला किया है जी। ईरान ने इसराइल पर नया हमला शुरू कर दिया है। ईरानी फोर्सेस की जानिब से इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इतलात के मुताबिक यह हमला इसराइल की बड़ी एयर बेस पर किया गया, और ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू हुई है, जिसमें इसराइल के अंदर अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सीनियर फौजी कमांडर ने इसराइली शहरियों से फौरी तौर पर हैफा और तल अबीब खाली करने की अपील कर दी है। और दूसरी तरफ इसराइली मीडिया जो एस्टिमेट ये लगा रहा है कि अभी भी इस ईरान के पास तकरीबन 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ईरानी वज़ीर दिफा का जी एक बयान सामने आया कि हमारा आज का ऑपरेशन इसराइलियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था, और ऐसे और भी सरप्राइज़ उन्हें मिलेंगे। सेहूनी हुकूमत तवील जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरानी फौज ऐसे जदीद निज़ाम से मुसल्लह है जो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। और फिर आपको मैं ये भी खबर दूं, जो इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान बना हुआ है इसराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए। हमने 3 दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और ये डिज़ाइन ही नहीं हुआ बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। इसलिए इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना शायद इनके बस की बात नहीं है। खबर के मुताबिक जो नया हमला वेव जो अटैक की है, जिसका आगाज़ किया गया, हमलों की इस नई लहर में इसराइल के मुख्तलिफ अहदाफ को टारगेट किया गया है, और पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू हुई है, जिसमें इसराइल के अंदर अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। और ये भी इम्पॉर्टेंट खबर है, अरब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नए ईरानी हमले के बाद तल अबीब में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया और सायरन बजाए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से पे दर पे मिसाइल हमलों के बायस इसराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम दबाव से दो चार है। एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी, वो रोक ही नहीं पा रहा बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक को। और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए गज़ा से फायर होने वाले देसी साख्ता रॉकेटों के बरक्स जदीद मिसाइल को रोकना एक इम्तिहान बन चुका है। और ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल कामयाबी ना मिलने के बायस न सिर्फ इसे फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, बल्कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल के बायस इस निज़ाम पर आने वाले अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक पीर की शब ईरान ने इसराइल पर जिस तरह मिसाइल दागे, इस तरह के हमले को रोकने के पर तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख डॉलर की लागत आती है। इसराइली मीडिया का मजीद ये भी बताना है कि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए आम तौर पर इसराइली साख्ता एरो 3 सिस्टम और अमरीकी साख्ता थॉट सिस्टम किया जाता है। इसराइली एरो 3 सिस्टम 90% अहदाफ को तबाह कर सकता है, जबकि अमरीकी थॉट निज़ाम सिर्फ 40% अहदाफ को ही निशाना बना सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना शायद आपके लिए इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से दावे किए जा रहे थे। अब इस आपको मैं ये भी खबर दूं कि इसराइली अवाम इन हमलों से तंग आ चुकी है। तल अबीब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने शहर को ना सिर्फ छोड़ दिया
बल्कि वो मुल्क छोड़कर भी जा रहे हैं। जो रिपोर्ट हो रहा है जी, लोकल वहाँ के अखबारात ये बता रहे हैं कि कश्तियों के ज़रिए इसराइल और तल अवीव को छोड़ा जा रहा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद बंद होने और परवाज़ें मुअत्तल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के ज़रिए मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और एक ख़बर और भी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इत्तलात के मुताबिक ईरान में अहम ऑफिशियल्स को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप लोगों के जो यूज़र डेटा है, इनकी लोकेशंस की डिटेल्स इकट्ठी करके इसराइली फोर्सेस को फराहम कर रहा है, जिससे वो ईरान के अहम रहनुमाओं को निशाना बना रहे हैं। तो आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी यकीन नहीं करना है, इनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये अहम शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन, उनकी गुफ्तगू और सिस्टम को हैक करने में ऑब्वियसली इनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि तुर्की फ़ज़ाइया ने ईरान पर हमले के लिए जाने वाले इसराइली तैयारों को वार्निंग देकर अपनी हदूद से बाहर निकाल दिया है, और ये दावा किया गया है तुर्क अखबार की तरफ से। और दावे में ये भी कहा गया कि इसराइली तैयारों की निशानदेही होते ही तुर्क फ़ज़ाइया के F-16 तैयारों ने उड़ान भरी और इसराइली तैयारों को खबरदार किया और वापस जाने का कहा, जिसके बाद इसराइली तैयारे फ़ौरी तौर पर तुर्क फ़ज़ाई हदूद से निकल गए। और ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब तुर्की ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हम तुम्हें किसी तरह भी जो तुम्हारी जारहियत है इसकी एक कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, और फिर उन्होंने अपनी जो दिफाई सलाहियतें इसे भी बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको कुछ जो और ख़बरें इसी हवाले से और जो अहम ख़बरें जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ईरान की जंग के बाइस आबनाए हम्स बंद करने की धमकी है, और इसके दुनिया के ऊपर जी बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। तेल की आमदोरफ्त, जो जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़, वो रुक जाएंगे, इसका भी एक बहुत ख़तरनाक असर पड़ेगा, और जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा उससे ईरान की जो सबमरीन्स हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो अब ऑब्वियसली एक बतौर हथियार ईरान इसे इस्तेमाल कर सकता है, और रास्ता अगर उन्होंने बंद कर दिया तो इसके जो तेल की तरसील है इसके ऊपर बहुत ही गहरे असरात मुरतब होंगे। खबर के मुताबिक खलीज फारिस और खलीज ओमान को जोड़ने वाले आबनाए हम से पूरी दुनिया को तेल की 3% और LPG की 5% तरसील की जाती है। तो ये जितनी भी तरसील है ये रुक जाएगी और इसका एक गहरा असर पड़ेगा। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक खबर और भी आई है, और ख़बर के मुताबिक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। आयतुल्ला खामनाई ने जंग से मुतल्लिक इख्तियारात पासदराने इनकलाब को मुंतकिल कर दिए हैं, और ये तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे। कब कौन सा फ़ैसला लेना है इसके लिए आपको बार बार इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तमाम इख्तियारात अब इनके पास हैं। ईरानी मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई अब भी अपनी फैमिली के साथ एक ज़ेर ज़मीन बंकर में मुकीम है, और जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदाराने इनकलाब के सुपुर्द कर दी गई है। एक इंतहाई अहम खबर, मंगल को पासदाराने इनकलाब ने तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फ़ौजी खुफिया इदारे के मरकज़ को बहरास निशाना बनाया। आपने उसकी वीडियोज़ भी देखी, और अब ये तमाम ख़बरें आ रही हैं जहाँ पर तमाम फ़ैसले अब ख़ुद जो पासदाराने इनकलाब गार्ड्स हैं ये करेंगे, और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि इख्तियारात तमाम मुंतकिल कर दिए गए हैं। व्यूअर्स, ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि पासदाराने इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स की जानिब से 107 नामी ये जदीद ड्रोन्स इसराइली अहदा पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और इन ड्रोन्स में ऐसा इंजन नस्ब किया गया है जिसकी मदद से ये 1500 किलोमीटर फासले तक प्रवास कर सकते हैं। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है ईरान के हवाले से। आपको व्यूअर्स ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है अमरीकी अखबार की तरफ से, और दावा क्या है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, और अमरीकी अखबार की तरफ से ये दावा किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया। तो भाईजान बात तो सीधी सी है, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको इसका जवाब मिलेगा कि अगर आप इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं, ये नहीं हो सकता कि ईरान खामोशी से बैठा रहे। ईरान आपको भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा, और उसे देना चाहिए, और आपको जवाब मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ जो अड्डे हैं इनको लॉक कर लिया है, और अमरीकी अखबार इस हवाले से ये दावा भी कर रहा है। फिर अमरीका ने तकरीबन 3 दर्जन रीफ्यूलिंग तैयारे यूरोप भेजे हैं, जो अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने वाले लड़ाका तैयारों की मावनत के लिए या ईरान की जोहरी तनसीबात पर
ممکنہ حملے کی صورت میں بمبار طیاروں کی رینج بڑھانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام میں جنگ کے دائرہ کار کے وسیع ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل وائٹ ہاؤس پر ایران کے خلاف مداخلت کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ اور اگر امریکہ اسرائیلی ایران جنگ میں شامل ہوتا ہے اور ایران کی اہم جوہری تنصیب جہاں پر اس کو ٹارگٹ کرنے کا جنہوں نے کوشش بھی کی اور حملہ بھی کرتا ہے، تو ایران کی حمایت یافتہ جو بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور خطے کے حالات بدلنے والے ہیں، اور یہ جو کوششیں تھیں امریکہ کی دنیا میں امن لانے کی، سر وہ تو سبوتاژ ہو گئی ہیں، اور آپ جو مرضی کر لیں۔ اب جس طرح سے آپ امن لانا چاہتے ہیں، بندوق کے زور پر بھی کبھی امن آیا؟ کبھی نہیں آیا۔ آپ کو ٹریڈ بڑھانی تھی، ٹریڈ کو بطور ویپن استعمال کرنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسرائیل کے کہنے پر، ایک بدماش کے کہنے پر، مسلمانوں کا خون بہانے میں نہ صرف ان کو سپورٹ کیا، بلکہ اب ایک نئی جنگ جو ہے خطے میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو آخر میں خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے جو گفتگو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عالمی حالات کی وجہ سے ایک تو انہوں نے پیغام یہ جاری کیا کہ میں نے اپنی پارٹی کو تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے، اور موجودہ عالمی حالات کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے، بلکہ آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ پیش ہم نے کر دیا ہے، لیکن پاس ہم اس وقت ہونے دیں گے جب ہماری ملاقات کروائی جائے گی۔ اور خان صاحب اوبیسلی ایک ہائی ٹائم ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور میری آج پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، تو اس جنگ کی وجہ سے علیمہ خان نے بھی یہ کہا کہ جنگ میں کہیں آپ عمران خان کو مت بھول جائیے گا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو خان صاحب کی جتنی ضرورت آج پاکستان کو ہے، میرا خیال ہے کہ مسلم امہ کو عمران خان کی زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی ایک ایسی لیڈرشپ جو امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، جو امریکہ کو بتائے کہ ہم کون ہیں، اور مسلم امہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی کسی نے گستاخی کی، عمران خان نے آپ کا مقدمہ ہم مسلمانوں کے ہر پلیٹ فارم پر، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لڑا۔ تو آج اگر لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو کون سا ایسا ملک ہے جو مسلم امہ کو لیڈ کرے گا؟ سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آج عمران خان کا باہر آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔